नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी लेखपाल की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्व व चकबंदी लेखपाल के कार्यों में अंतर क्या होता है और इनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या इनकी सैलरी अलग अलग होती है या एक ही जैसी सैलरी मिलती है, इनका प्रमोशन कैसे होता है, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और इनका कार्य क्या होता है। और जिसके लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आया था वीडियो बनाने के लिए वो था ऊपरी कमाई कितनी होती है, राजस्व चकबंदी लेखपाल में ऊपरी कमाई कितनी होती है। तो इस बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनको वेतन कितना मिलता है, कितना वेतन ये लेखपाल राजस्व और चकबंदी के प्राप्त करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि इनका ग्रेड पे क्या होता है। तो इनका ग्रेड पे होता है 2000। ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है चकबंदी और राजस्व लेखपाल की। इनका मूल वेतन होता है 21,700 रुपये। इसको आप वेतन मैट्रिक्स के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इनका 5200 से 20,200 के अंतर्गत तीसरे नंबर पर लेवल में 21,700 रुपये इनका मूल वेतन है। 2000 ग्रेड पे ये है, इसका 21,700 रुपये मूल वेतन है। इसको आप और नज़दीक से देख सकते हैं। 21,700 रुपये पहला मूल वेतन है। उसके बाद साल दर साल जब इनका इंक्रीमेंट लगेगा तो 22,400 रुपये, फिर 23,100 रुपये, इसी तरह से इनका जॉब में बढ़ोतरी होती जाएगी। प्रमोशन के बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। तो आपको पता चल गया कि इनका मूल वेतन 21,700 रुपये है। और उत्तर प्रदेश सरकार में भी 17% महंगाई भत्ता है, जो कि जून 2021 के बाद ही बढ़ोतरी होगी। तो अभी 17% ही आपको मान लीजिए। तो 21,700 रुपये का 17% होगा 3689 रुपये। और एचआरए की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 800 रुपये एचआरए है, शहरी इलाकों में 1600 रुपये और बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इस तरह के शहरों में 2400 रुपये है। और नगर प्रतिकर भत्ता 360 रुपये मिलता है। ये नगर प्रतिकर भत्ता ग्रामीण इलाकों के लिए नहीं होता, सिर्फ शहर और बड़े शहरों में मिलता है। इसके अलावा लेखपालों को साइकिल भत्ता मिलता है 100 रुपये। और एनपीएस कटौती इनकी होती है। एनपीएस कटौती होती है मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10%, मतलब 21,700 रुपये और 3689 रुपये के योग का 10%, 2538 रुपये 90 पैसे हो रहा है। जिसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो 2539 रुपये होगा। तो आपकी एनपीएस कटौती 2539 रुपये आपकी सैलरी से होगी। तो अब आप देख लेंगे कि तीनों क्षेत्रों में कितनी कितनी सैलरी बनेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 21,700 रुपये मूल वेतन, 3689 रुपये महंगाई भत्ता, 800 रुपये एचआरए, 100 रुपये साइकिल भत्ता। नगर भत्कर भत्ता यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं मिलता है। 2539 रुपये एनपीएस कटौती। तो इस तरह से 23,750 रुपये इनको कुल सैलरी, इनकी पहली सैलरी इनके हाथ में आएगी, इनकी बैंक अकाउंट में जाएगी। इसके अलावा शहरों में बात करेंगे तो 21,700 रुपये मूल वेतन, 3689 रुपये महंगाई भत्ता, 1600 रुपये एचआरए, 360 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता, 100 रुपये साइकिल भत्ता और 2539 रुपये एनपीएस कटौती। तो इस तरह से 24,910 रुपये इनके बैंक अकाउंट में आएगा। और बड़े शहरों में सब कुछ यही रहेगा, बस एचआरए इनको 24 रुपये मिलेगा और तब इनकी सैलरी होगी 25,710 रुपये। इनके बैंक अकाउंट में पहली सैलरी जाएगी 25,710 रुपये। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की, कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल की ट्रेनिंग 1 वर्ष की होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ज्वाइन करते ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। यह भी हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग के 1 या 1.5 वर्ष बाद आपकी ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग आपके जिले में ही होगी, वहीं होगी जिस जगह को डीएम नामित करेंगे। ये कोई बड़ा कॉलेज हो सकता है, उस जिले का कोई बड़ा कॉलेज हो सकता है, या कोई सरकारी भवन जहां उन्हें उचित लगेगा। ट्रेनिंग डीएम द्वारा नामित कोई एसडीएम, कानूनगो या सीनियर लेखपाल देंगे, या बारी बारी तीनों दे सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग परीक्षा में पास होना जरूरी होगा। उसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अगर उन 3 प्रयासों में आप पास नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम ही देखने को मिला है कि कोई ट्रेनिंग के बाद परीक्षा न पास कर पाए। वो कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं होता है, तो इसकी चिंता आप मत करिएगा। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन है प्रमोशन कैसे होता है इनका, और इनका प्रमोशन किस हद तक हो सकता है, इंटरनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चकबंदी लेखपाल के बारे में। तो ये चकबंदी लेखपाल का प्रमोशन ट्री है, इसको आप देख लीजिए। तो सबसे छोटा चकबंदी लेखपाल, फिर उसके ऊपर चकबंदी कर्ता, फिर सहायक चकबंदी अधिकारी जो कि लोअर पीसीएस का पद है, उसके बाद चकबंदी अधिकारी। तो कोई भी जो चकबंदी लेखपाल होगा वो मैक्सिमम सहायक चकबंदी अधिकारी तक पहुंच सकता है। वो भी तब जब वो कोई बहुत कम उम्र में 18 साल या 20 साल की उम्र में नौकरी पा गया हो, वही व्यक्ति सहायक चकबंदी अधिकारी तक पहुंच सकता है। बाकी जितने भी होंगे जिनकी एज
24-25 साल या 26 साल हो गया, 30 साल हो गया, चकबंदी कर्ता तक ही पहुंच पाएंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और इनका जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन होता है, तो एसीपी जिसको बोला जाता है, वो दिया जाता है प्रथम एसीपी, यानी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन इसको बोला जाता है। तो ये 10 नौकरी के 10 वर्ष पूर्ण होने पर पहला एसीपी में लगता है। फिर सेकेंड एसीपी नौकरी के 16 वर्ष पूर्ण होने पर लगता है। तो प्रथम जब इनको एसीपी मिलेगी तो ये 2000 ग्रेड पे से इनका 2800 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। फिर सेकेंड एसीपी जब लगेगी तो 2800 से 4200 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। और तीसरी एसीपी 26 वर्ष पूर्ण होने पर लगती है, तब इनका 4200 से 4600 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 26 वर्ष में इनको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है। तो उसी समय पे ये लगभग 4 और साल का समय बचेगा, जो जिसका 30 साल नौकरी पूरी होने में, तो वही समय में ये सहायक चकबंदी अधिकारी बन सकते हैं अगर जगह खाली रही तो। इंटरनल एग्जाम की बात की जाए तो कोई भी इंटरनल एग्जाम इनका नहीं होता है। अब हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल की। तो ये राजस्व लेखपाल का ट्री है प्रमोशन का। आप इसमें देखेंगे सबसे छोटी इकाई राजस्व लेखपाल, फिर कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम है। और इनके यहाँ भी वही है, प्रथम एसीपी नौकरी के 10 वर्ष पूर्ण होने पर, सेकंड एसीपी नौकरी के 16 वर्ष पूर्ण होने पर, और थर्ड एसीपी नौकरी के 26 वर्ष पूर्ण होने पर इनका भी मैक्सिमम ग्रेड पे 4600 के आसपास पहुंच पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनका जब प्रमोशन होगा कानूनगो बनने के लिए, तो 24% पद इसमें अमीन से भरे जाते हैं और 76% पद राजस्व लेखपाल से भरे जाते हैं। कानूनगो का कोई एग्जाम नहीं होता है, ये प्रमोशनल पोस्ट है। इसमें राजस्व लेखपाल और अमीन से जो प्रमोट होकर के आदमी जाते हैं वही कानूनगो बन पाते हैं। तो कोई भी राजस्व लेखपाल मैक्सिमम नायब तहसीलदार के पद तक ही पहुंच सकता है, इसके ऊपर ये नहीं जा पाते हैं। और नायब तहसीलदार के पद तक बहुत रेयर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है जो कि 18 साल या 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया हो और जिसका कैरियर बहुत अच्छा रहा हो, कोई भी उसके ऊपर दाग धब्बा न लगा हो, तभी वो नायब तहसीलदार के पद तक पहुंच पाता है। तो ये तो प्रमोशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ की, सुविधा क्या मिलती है इनको। तो सुविधाओं में इनको कोई खास सुविधा नहीं मिलती है। सैमसंग का इस बार लो बजट का एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था 7 से 8 हज़ार रुपये का। बात हो रही थी लैपटॉप की, लेकिन आते आते इनको मोबाइल फ़ोन दिया गया, वो भी बहुत हड़ताल वगैरह किए थे ये लोग, उसी में इनको मिला था। उसके अलावा अभी तक कोई सुविधा इनको मिल नहीं रही थी। इसके अलावा इनको साइकिल भत्ता मिलता है 100 रुपये, जो कि और विभागों में नहीं मिलता है, सिर्फ इन्हीं को लेखपालों को ही दिया जाता है। वो भी फील्ड में वर्क करने की वजह से 100 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता है और कोई विशेष सुविधा इनको मिलती नहीं है। अब आते हैं बात काम करने के मामले में कि काम क्या होता है इनका। तो चकबंदी लेखपाल से हम शुरुआत करेंगे। चकबंदी लेखपाल के कार्य को देखेंगे। चकबंदी लेखपाल कभी भी अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो इनके लिए ड्रॉबैक ये है कि चकबंदी लेखपाल अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं पाते हैं। क्योंकि इनको चकबंदी करना रहता है, वहाँ पे ये अपने लोगों को फेवर दे सकते हैं, इसलिए इनका पोस्टिंग अपने गृह जनपद में नहीं होता है। इनका मुख्य कार्य चकबंदी करवाना ही होता है। और तो चकबंदी क्या होती है, पहले आप इसको जान लीजिए। किसान के फैले हुए खेतों को समेट कर एक जगह करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहा जाता है। मतलब आप इतना समझिए कि जैसे कोई किसान है, उसके पास 4 बीघे खेत है और उसके चारों बीघे खेत कहीं कोई 1 बीघा यहाँ है, कोई दूसरा वहाँ है, तो उसको खेती करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर उसके खेत एक साथ रहेंगे तो उनको खेती करने में आसानी रहेगी। तो उसी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए चकबंदी लेखपाल की पोस्ट बनाई गई थी और वही इनका काम होता है कि जितने भी किसान हों, उनको जिनका खेत फैला हुआ है उनको एक जगह इकट्ठा करके उनका एक चक बना दिया जाए, तो उसी को चकबंदी कहा जाता है। तो यही इनका मुख्य काम होता है। तो इनका मुख्य कार्य चकबंदी करवाना ही होता है। जिस जिले में चकबंदी का कार्य समाप्त हो जाता है, उस जिले से इनका ट्रांसफर करके उस जिले में भेजा जाता है जहां चकबंदी होनी रहती है। तो इस तरह से इनका ट्रांसफर भी बहुत होता है। मतलब कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि जो चकबंदी लेखपाल होते हैं, इनका ट्रांसफर बहुत होता है और बहुत जल्दी होता है। मतलब 2-3 साल में एक बार इनका ट्रांसफर होना तय रहता है। तो इस तरह से आप इतना समझ लीजिए कि इनको बार बार ट्रांसफर झेलना पड़ेगा, अपने जिले में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे किसी को गृह जनपद नहीं मिल रहा है, ये तो कन्फर्म चीज़ है कि चकबंदी लेखपाल को गृह जनपद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को कोई काम है, किसी के घर में कोई बीमार है या खुद जो लेखपाल हैं वो बीमार रहते हैं या वो दिव्यांग है, तो उनको उनके गृह जनपद में अटैच किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उनको उनके गृह जनपद की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ अटैच किया जाएगा और वो अपने गृह जनपद में फिर काम कर पाएंगे। वो भी बहुत विशेष परिस्थिति में, नॉर्मल परिस्थितियों में ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा अपने गृह जनपद में।
अब हम देखेंगे कि चकबंदी लेखपाल की ऊपरी इनकम कितनी होती है। तो चकबंदी लेखपाल के अंडर में जो खसरा व खतौनी बनती है वो मैनुअल बनती है, मतलब वो ऑनलाइन नहीं होती है, जिसका चार्ज ये स्वयं लेते हैं और इसका शुल्क निर्धारित नहीं है। तो ये इनके ऊपर रहता है कि ये उसका शुल्क कितना लेंगे। तो ये एक कमाई है, इनको मिल जाती है, इनको अच्छी खासी इसमें इनकम हो जाती है खसरा और खतौनी बनाने में। यही इनकी ऊपरी इनकम होती है। इसके अलावा जो भी अगर ये काम करेंगे तो वो अवैध होगा। अगर ये किसी किसान को फेवर करते हैं उस विषय पे भी इनको पैसा मिल जाता है, लेकिन वो इलीगल बहुत ज़्यादा है, वो होगा जाएगा और इनकी नौकरी पे भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप कभी भी चकबंदी लेखपाल बनते हैं तो ऐसा कार्य मत करिएगा। खैर, उससे उस तरीके से भी कमाई इसमें की जा सकती है कि अगर आप किसी किसान को फेवर करके उसके मन मुताबिक आप उसको जगह दे दें, उसका खेत दे दें, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल के कार्य की। तो राजस्व लेखपाल की पोस्टिंग उनके गृह जनपद में हो सकती है, बस उनको उनका गृह ब्लॉक नहीं मिलेगा। जो उनका जिस ब्लॉक से वो बिलोंग करते हैं, जहां जिस ब्लॉक में उनका जन्म हुआ होगा, उस ब्लॉक में उनको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बाकी इनको इनका गृह जनपद मिल जाएगा। राजस्व लेखपाल प्रशासनिक कार्य करते हैं, जैसे सभी सरकारी योजनाओं को आम जनमानस तक यही पहुंचाते हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो। अगर उसको आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कोई अधिकारी करता है तो यही राजस्व लेखपाल ही करते हैं। इसके अलावा ये चक्रोट, खलिहान, नवीन प्रति, ऊसर, इन सभी पर हुए अवैध कब्जों से मुक्त कराने का कार्य करते हैं। अगर मान लीजिए कोई चक्रोट पे अवैध कब्जा कर रहा है, कोई खलिहान पे नवीन प्रति कोई पड़ी हुई है उसको अवैध कब्जा कर रहे हैं, ऊसर जमीन गांव की है उसको अवैध कब्जा कर रहे हैं, तो कंप्लेन करने पर या इनको खुद से संज्ञान लेकर के उस अवैध कब्जे को ये मुक्त कराते हैं, चाहे उसमें पुलिस की ही मदद क्यों न लेनी पड़ी, ये काम इनका होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इनके क्षेत्र में कोई अग्निकांड हो गया या दैवीय आपदा आ गई, जैसे बाढ़ आ गया, कुछ भूकंप आ गया, इस तरह का कोई दैवीय आपदा हो गया, तो उसमें नुकसान की गणना करते हैं और नुकसान की भरपाई कितनी की जाए यह इन्हीं के द्वारा अनुमोदित होता है और एसडीएम साहब उसको इनके द्वारा अनुमोदित धनराशि को प्रदान करते हैं संबंधित व्यक्ति को। इसके अलावा इनको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने का काम होता है। खसरा और खतौनी भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है, ये भी यही प्रोवाइड करते हैं। राजस्व लेखपाल लगान वसूली का पूरा कागज बनाकर अमीन को देते हैं। अमीन एक पद होता है जिसका ग्रेड पे 1900 होता है, वो उसका लगान वसूली का कार्य होता है और प्लस जो है ऋण वसूली का भी कार्य अमीन के पास ही होता है। तो जो लगान वसूली का कागज बनता है वो पूरा यही राजस्व लेखपाल ही बनाते हैं और उस कागज को अमीन को देते हैं, तब वो लगान वसूली करते हैं। चुनाव के समय ये बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर को सुपरवाइज करने का कार्य इन्हीं के पास होता है। इनके अंडर में लगभग 10 बीएलओ होते हैं और कभी कभी इनको कोटा का राशन बंटवाने का कार्य भी दिया जाता है। कोटा का राशन कार्य बंटवाने कब दिया जाता है, जैसे किसी कोटे के खिलाफ एप्लीकेशन पड़ा कि इन्होंने ये राशन सही से नहीं बंटवाते हैं, तो एसडीएम साहब इनको जो है कोटा का राशन बंटवाने का भी कार्य दे देते हैं कि आप अपने क्षेत्र के इस कोटे का राशन भी बंटवाइए। इन सब के अलावा इनको हर 3 से 5 वर्ष में एक बार पशु गणना करनी होती है तथा हर 5 वर्ष पर कृषि गणना भी करनी होती है। कुल मिलाकर गांव में राजस्व लेखपाल डीएम की सबसे छोटी इकाई है, मतलब राजस्व विभाग का सबसे छोटा इकाई राजस्व लेखपाल होता है और ये अपने गांव का एक प्रकार समझ लीजिए डीएम होता है। ये गांव में पोस्टेड प्राइमरी टीचर, वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एवं ग्राम प्रधान सभी के कार्यों को एसडीएम के आदेश पर चेक करते हैं। अगर एसडीएम साहब को ने आदेश दिया तो ये वीडियो के कार्यों को भी चेक कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर की भी अटेंडेंस देख सकते हैं को ढंग से कॉलेज अपने स्कूल में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, मिड डे मील कैसे बट रहा है उसके बारे में भी ये चेकिंग करके अपने एसडीएम को रिपोर्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्व लेखपाल की ऊपरी इनकम की। तो राजस्व लेखपाल को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए इनको प्रति कागज 5 रुपए गवर्नमेंट से मिलता है। अगर इन्होंने मतलब कोई जाति प्रमाण पत्र इशू किया तो इनको 5 रुपए मिल जाएगा। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कोई भी इस तरह के प्रमाण पत्र इशू करेंगे तो इनको 5 रुपए मिलेगा। ये पहले नहीं था, ये अभी हड़ताल के बाद ये चीजें मिलना स्टार्ट हुई हैं। और इसके अलावा पशु गणना और कृषि गणना में इनको अधिकतम 10,000 रुपए और मिनिमम 2,000 रुपए गणना कार्य के लिए मिलता है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक गांव के लिए इनको लगभग 2,000 रुपए मिलता है। अगर इनके अंडर में 5 गांव हैं तो इनको 10,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर इनके अंडर में 6 गांव हैं तो भले नियमतः इनको 12,000 मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ अधिकतम की राशि फिक्स है तो इनको 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं मिलेगा इस गणना कार्य के लिए। बाकी अगर इनके पास 2 या 3 गांव है तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए 2,000 रुपए जोड़ दीजिए। 3 गांव है तो 6,000 रुपए मिल जाएगा, 5 गांव है तो 10,000 और 6 गांव 7 गांव उसके बाद जितने भी बढ़ेंगे वो 10,000 रुपए से ज्यादा इनको गणना कार्य के लिए नहीं मिलेगा।
और खसरा बनाने का चार्ज राजस्व विभाग में तय नहीं है, तो इसका चार्ज ये अपने मन मुताबिक लेते हैं और मैनुअली इसको जैसे भी होता है बना के देते हैं। तो उसका भी चार्ज ये अपने पास ही रखते हैं। जो भी राजस्व विभाग में शुल्क होगा उसको जमा करके, तय नहीं है तो हर तहसील का हर ब्लॉक का अलग अलग होगा, तो उसी हिसाब से अपना जमा करके बाकी पैसा अपने पास ही रख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि राजस्व और चकबंदी लेखपाल में कौन सा पद अच्छा है। तो देखिए, कोई भी पद, आज के ज़माने में नौकरी मिलना सबसे बड़ी चीज़ होती है, नौकरी मिल जाए वही बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल में कौन सा पद अच्छा है, तो दोनों पद का अपना अपना ड्रॉबैक है। जैसे राजस्व लेखपाल की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रशासनिक प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि कोई भी जो लेखपाल रहेंगे वो परेशान रहते हैं हमेशा कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, भले उनको उनका गृह जनपद मिल गया हो। तो और चकबंदी लेखपाल की बात करेंगे तो ये अपने घर जाने के लिए परेशान रहते हैं, इनको उनका कभी गृह जनपद नहीं मिल पाता है। ऊपरी इनकम की बात करें तो लगभग दोनों जगह पे बराबर ऊपरी इनकम होती है, सैलरी भी बराबर है, तो कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए थोड़ा बहुत पावर ओवर के मामले में तो राजस्व लेखपाल ठीक ठाक पोस्ट है, और ऊपरी इनकम की बात की जाए तो चकबंदी लेखपाल में थोड़ा ठीक ठाक इनकम भी हो जाती है, लेकिन यह है कि इनको ट्रांसफर झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, प्लस इनको इनका गृह जनपद नहीं मिल पाता है। तो जितना हो सका मैं बता दिया हूँ, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा कि आप किस तरह की जॉब को पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए, जो भी आपको पसंद हो आप उसको चूज़ करिएगा। और मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ और बताने को बचा है इस वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में इन दोनों पोस्ट से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको आप इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये भी जरूर कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसकी चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो आपका पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।